हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान का पार्ट 2। देखिए पार्ट फर्स्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति, दाब, बल या फिर ऊर्जा। देखिए काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति यानी कि पावर कहा जाता है काम करने की क्षमता को। इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या? कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति डब्लू कार्य टी टाइम में करता है, टी समय में करता है, तो उसकी जो शक्ति होगी, उसकी शक्ति कितनी होगी? W अपॉन टी यानी कि कार्य बटे समय, उसकी जो शक्ति को डिफाइन करेगा। अगर शक्ति का मात्रक देखें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोट होता है इसका मात्रक शक्ति का। यहाँ से निकालते हैं। देखिए W की क्या यूनिट होती है, यानी कि जो कार्य होता है उसकी क्या यूनिट होती है? उसकी यूनिट होती है जूल। और जो समय है, समय की क्या यूनिट होती है? तो वो होती है सेकंड। तो 1 वाट बराबर किसके होगा? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा 1 वोट। देखिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है, तो जो मशीनें होती हैं उनकी अगर हमें शक्ति मापनी होती है तो वो अश्व शक्ति में मापी जाती हैं। अश्व शक्ति हॉर्स पावर में। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 यानी कि 746 वोट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? विलियम होवाई लिवेंस, जोसेफ अस्पदीन, हैरी ब्रियरली, जेम्स डायसन। देखिए जो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था वो किया था हैरी ब्रियरली ने। और कब किया था? तो इन्होंने जो है 13 अगस्त 1871 में स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। ये भी गलती से हुआ था क्योंकि ये जो हैरी थे ये एक रस्टलेस स्टील बनाना चाहते थे, जो कि जो बंदूक का बैरल होता है उसकी पानी से सुरक्षा कर सके, यानी कि वो पानी के द्वारा खराब ना हो। लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टील बना दिया जिसका नाम रखा गया स्टेनलेस स्टील। और इस स्टील पर किसी भी रसायन का मतलब फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, और ये रसायन से यानी कि केमिकल से खराब नहीं होता। अगर हम स्टील की बात करें तो देखिए स्टील जो है लोहे से 1000 गुना मजबूत हो सकती है। 1000 गुना मजबूत हो सकती है क्या? स्टील मजबूत हो सकती है लोहे की तुलना में। पहले इसे रस्टलेस कहा गया था, लेकिन इसको जो स्टुअर्ट इन्होंने इसका नाम दिया स्टेनलेस स्टील। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए कि स्टेनलेस जो स्टील है वो कैसे बनता है, किस मिश्रण से बनता है, देखिए इसमें स्टील को जब 15 से 20% क्रोमियम के साथ और 8 से 10% निकिल के साथ मिलाया जाता है तो बनता है स्टेनलेस स्टील। स्टील को जब 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकिल के साथ जब इसका मिश्रण बनाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, विलवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन क्या है? यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है या फिर यह सड़न क्षय की प्रक्रिया है। देखिए जो विलवणीकरण प्रक्रिया है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि लवण और खनिज पदार्थों को नमकीन पानी से अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसको विलवणीकरण कहा जाता है। जो खारा पानी होता है, खारे पानी को
मीठे पानी में बदलने के लिए जो है विलवणीकरण प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें कि जो दुनिया में सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र है दुनिया में सबसे बड़ा, तो वो कहाँ पर है? वो है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में है। और क्या नाम है इसका? जेबेल अली संयंत्र। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र है। सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी कि फ्लो का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। देखिए, सर्किट में बिजली का प्रवाह यानी कि जो करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यह जानने के लिए कि सर्किट में बिजली का प्रवाह है या नहीं। इसके साथ साथ हम गैल्वेनोमीटर से क्या क्या और चीज़ें हमें पता चल सकती हैं कि सर्किट में, एक तो सर्किट में करंट की प्रेजेंस है या नहीं है, साथ में उसकी क्या डायरेक्शन है, करंट की क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसका, और साथ में स्ट्रेंथ पता चल सकती है हमें करंट की गैल्वेनोमीटर से। और हम करंट का जो है वो मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि कितनी एम्पियर जो है करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। जो गैल्वेनोमीटर है ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होती है। ये जो है कम एम्पियर की जो करंट होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने में ये सहायक होती है। बाकी इसके ये भी यूज़ हैं कि ये प्रेजेंस पता कर सकती है, करंट का डायरेक्शन पता कर सकती है, स्ट्रेंथ पता कर सकता है गैल्वेनोमीटर। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? यहाँ पर बेसिकली बात की गई है इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल की। तो उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 4, 1 या फिर 2। देखिए, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। अगर आपने कभी जो टीवी का रिमोट होता है उसकी सेल देखी हो, या फिर जो हम घड़ी में डालते हैं, जो हमारी दीवार घड़ी होती है उसमें जो सेल डालते हैं, उसकी जो सेल है वो देखी हो, तो उसमें क्या है कि एक सिरे पर पॉजिटिव का निशान लगा होता है और एक सिरे पर नेगेटिव का। उन्हें ही टर्मिनल कहा जाता है। जो पॉजिटिव होता है उसको कहा जाता है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है उसे। देखिए, जो इलेक्ट्रिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। कौन? इलेक्ट्रिक सेल। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी या फिर यूनानी। देखिए, जो चरक संहिता है वो चिकित्सा की आयुर्वेद जो ब्रांच है, आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। चरक संहिता ये किसने लिखी थी? ये चरक जो थे उन्होंने लिखी थी, आचार्य चरक थे। और कब लिखी थी ये? तो ये लिखी गई थी दूसरी सदी में लिखी थी ये। जो चरक संहिता है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगर इसकी बात करें कि जो चरक संहिता है उसमें कितने भाग हैं, तो इसमें भाग जो हैं वो 8 हैं, और इसमें जो टोटल अध्याय यानी कि चैप्टर हैं वो हैं 120, और ये आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी यानी कि पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? पिचर पौधा, अमर बेल कस्कुटा, वीनस फ्लाईट्रैप या फिर मौसम। देखिए, इनमें से जो अमर बेल कस्कुटा है ये पराश्रयी यानी कि पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। जो पराश्रयी पौधे होते हैं इनको परजीवी पौधे भी कहा जाता है। देखिए, जो ये परजीवी पौधे होते हैं या पराश्रयी या फिर पैरासिटिक
प्लांट होते हैं इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, पर्णहरित नहीं पाया जाता। जिस प्रकार इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो इन्हें क्या है कि अपने भोजन के लिए दूसरे जो पौधे हैं दूसरों पर आश्रित होना होता है, यानी कि जो दूसरे पौधे हैं उन पर आश्रित रहते हैं, तभी इनको कहा गया है परजीवी पौधे। ये पौधे जो हैं दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं और उगने के साथ साथ ये क्या करते हैं, जो दूसरा पौधा होता है या फिर पेड़ होता है उसके तने के भीतर घुसकर उसका सारा पोषण चूस लेते हैं, जो ये परजीवी पौधे होते हैं। अगर पिचर प्लांट की बात की जाए तो ये कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है पिचर प्लांट जो है। वीनस फ्लाईट्रैप, तो ये मांसाहारी पौधा है, मांसाहारी पौधा है। और जो मौसम है, मौसम क्या है, बिना जड़ वाला पौधा है मौसम, और इसको कहा जाता है क्या, अपुष्यक पौधा। मौसम को अपुष्यक पौधा भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन, इंसिनरेशन, वल्कनाइजेशन या फिर दहन, कंबंशन। देखिए, जो रबर को ताकत प्रदान करने के लिए या फिर उसमें अधिकतम लोच और उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए इसको सल्फर के साथ उच्च ताप पर जो है उपचारित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनाइजेशन कहा जाता है इसे। और इसमें जो ताप होता है, इसको जो ताप होता है ये लगभग 140 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिस पर ये जो रबर होती है, जो नेचुरल रबर होती है, उसको सल्फर के साथ जो है उबाला जाता है। अगर बात करें कि इस जो ये प्रक्रिया है वल्कनाइजेशन, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी गुडियर ने की थी। और कब की थी ये? 1839 में की थी, 1839 में। देखिए, ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जो रबर की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी, साथ में जो उसकी तनन शक्ति है यानी कि जो उसकी टेंसाइल पावर है वो, और साथ में जो उसकी लोच है यानी कि उसकी जो प्रत्यास्थता है उसको बढ़ाने के लिए ये क्रिया की जाती है, वल्कनाइजेशन की जाती है। कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? ओथमार जीडलर, पॉल हरमन मुल्लर, ऑथर फिशर या फेलिक्स हुफमन। देखिए, जो कीटनाशक DDT है इसका आविष्कार किया था, किसने किया था? ये पॉल हरमन मुल्लर ने किया था। कब किया था? 1950 में किया था। देखिए, अगर DDT की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये DDT की फुल फॉर्म होती है। इसका जो आविष्कार किया था पॉल हरमन मुल्लर ने किया था। कब किया था? 1950 में किया था। और ये पहले मच्छर व कीटों को मारने के लिए प्रयोग मतलब इसका आविष्कार किया गया था, जिससे मच्छर और कीटों का जो है वो उनको मार सके। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ही ये खेतों में कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और आज इसकी वजह से जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। और इन्हीं के द्वारा मतलब DDT के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के कारण जो गिद्ध हैं इनकी मृत्यु हो रही है DDT के द्वारा। निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटी?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल आइसोसाइनाइट, सल्फर डाइऑक्साइड, स्टबाइन। देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण घटी थी। ये अगर बात करें भोपाल गैस त्रासदी की तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में घटी थी। और कब हुई थी ये? 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। 1984 में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। इसने क्या था कि भोपाल में एक कारखाना लगाया और उस कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइट का जो है रिसाव हुआ, जिस कारण वहाँ पर मतलब भोपाल में कई हजार लोग जो हैं वो मारे गए थे। और अब भी जो वहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार की कमी पाई जाती है विकलांगता से संबंधित। तो अब तक भी इस गैस का जो है वो प्रभाव गया नहीं है और अब भी ये मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई विकलांगता लेकर आती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है मिथाइल आइसोसाइनाइट। इनमें से कौन सी स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है? कौन सी नहीं है? मुट्ठी को बंद करना, दिल की धड़कन, एक कुर्सी को चलाना, एक वस्तु लेना। देखिए जो दिल की धड़कन है वो एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। मतलब मानव इसको अपने अनुसार नहीं कर सकता कि जब चाहे दिल की धड़कन बंद कर दी, जब चाहे वो उसको स्टार्ट कर दिया। तो इसमें जो बी है दिल की धड़कन, ये स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। जबकि मुट्ठी को बंद करना इसे कर सकता है, एक कुर्सी को चलाना इसे भी कर सकता है, एक वस्तु को लेना इसे भी कर सकता है। इस प्रकार इसका आंसर बी सही होगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, किलोवाट्स, वाट्स, जूल या फिर हॉर्स पावर। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो मशीनें होती हैं उनकी जो शक्ति मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? हॉर्स पावर में मापी जाती है। और हमने पता किया था कि जो एक हॉर्स पावर इजिकल टू कितना होता है? 746 वॉट होता है, वोट, या फिर 746 जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड होता है। अगर हम बात करें किलोवाट्स की, देखिए जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट, और यानी कि 1000 वॉट इंटू घंटा। अब अगर हम 1000 वॉट घंटे को सेकंड में चेंज करें तो 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी कि जो 1 किलो वॉट आवर होता है वो इजिकल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। कैंसर शब्द ग्रीक के कोर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? जहरीला, क्षय, केकड़ा, अचिकित्सीय। देखिए जो कोर्सिनोस वर्ड है इसका मतलब होता है केकड़ा, और इसमें दिया हुआ है कि एक ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक जो है यूनानी भाषा का ये शब्द है कोर्सिनोस। एक कैंसर की बात करें तो कैंसर के लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रकार हैं। कैंसर के 100 से भी ज़्यादा प्रकार हैं। जो कैंसर के नाम रखे जाते हैं कि भाई ये किस तरह का कैंसर है, तो उनके या तो अंग के जो कैंसर है वो किस अंग को प्रभावित कर रहा है या फिर किस कोशिका को प्रभावित कर रहा है के आधार पर कैंसर का नाम रखा जाता है। विश्व कैंसर दिवस लोगों को जागरूक करने के लिए कैंसर के प्रति ये जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को जो कैंसर से संबंधित बीमारियां जो होती हैं उससे संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या फिर यकृत।
देखिए जो बाइल जूस यानी कि जिसे पित्त रस भी बोलते हैं वो यकृत में उसका उत्पादन होता है। यकृत में जो पित्त रस होता है, पित्त रस, ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है, पचाने में सहायक होता है। जब इसका उत्पादन जो है यकृत से हो जाता है तो ये पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और ये जो है भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगर इसका पीएच मान देखें, पीएच मान पित्त रस का कितना होता है, 7.7 होता है। तो यहाँ से पता चलता है जो इसकी प्रकृति है, जो बाइल जूस है, इसकी जो नेचर है वो कैसी है, क्षारीय है। इसकी नेचर क्षारीय प्रकृति का है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जो जब कोई वस्तु को हम तरल पदार्थ पर यानी कि लिक्विड पर रखते हैं तो एक ऊपर की ओर जो है दबाव महसूस करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बॉयंट फोर्स। हिंदी में इसको उत्प्लावक बल भी कहते हैं, उत्प्लावक बल या फिर उत्प्लवन बल भी कहा जाता है। हिंदी में इसको उत्प्लावक बल या उत्प्लवन बल कहा जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा जो बड़ी बॉल होती है उसको अगर हम किसी बकेट में, पानी की बकेट में उसको दबाएं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मतलब जो जल है, मतलब पानी है, वो ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है, तो उसे ही जो है वो उत्प्लावक बल कहा जाता है। अगर हम द्रव की सतह पर जो ये बल है, पर द्रव की सतह पर कम होता है ये बल, और द्रव की जो तली होती है, द्रव की तली जो होती है, वहाँ पर ये बल जो है वो ज़्यादा होता है। द्रव की सतह पर कम होता है और जो द्रव होता है उसकी तली में ये ज़्यादा होता है। घड़ियों में प्रयोग किया जाने वाला क्वार्ट्ज है नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट। देखिए जो घड़ियों में क्वार्ट्ज प्रयोग किया जाता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये एक खनिज होता है। क्वार्ट्ज की बात कर लेते हैं। क्वार्ट्ज, आपने कभी कभी जो घड़ियाँ होती हैं उस पर देखा भी होगा क्वार्ट्ज लिखा होता है। तो जो क्वार्ट्ज होता है ये एक खनिज होता है, खनिज। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर इसके सिंबल की बात करें तो SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो क्वार्ट्ज होता है ये रेत और ग्रेनाइट का घटक होता है। और जो क्वार्ट्ज है यानी कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। मतलब जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है, पृथ्वी की क्रस्ट उस पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज होता है, सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। अगर पहले की बात करें तो पहले नंबर पर कौन आता है? फेल्सपार। ये जो है ये घड़ियों में यूज़ किया जाता है ताकि हमें एक एक्यूरेट टाइम मिले, इसलिए क्वार्ट्ज का जो है वो प्रयोग किया जाता है घड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड। देखिए जो प्रशीतन होते हैं या फिर घर में जो फ्रिज होते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये कार्बनिक यौगिक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ये बनता है किन किन एलिमेंट से बनता है? कार्बन, क्लोरीन, और क्या होता है इसमें?
हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ये जो है इसमें 4 तत्व होते हैं, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको प्रियोन गैस भी कहा जाता है, प्रियोन गैस भी से कहा जाता है। देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन परत जो है हमारी, ओजोन परत, उसको हानि पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद क्या हुआ कि इस गैस के निर्माण को जो है वो बंद कर दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है उत्पादन जो है वो बंद कर दिया, और इसके स्थान पर, क्लोरोफ्लोरो के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग किया जाने लगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस या गैस्ट्राइटिस। देखिए जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसकी सूजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये एक बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है कि जो श्वास नली होती है, श्वास नली जो होती है, नलियाँ जो होती हैं, या फिर मुंह और नाक और फेफड़ों के बीच का जो हवा मार्ग होता है, श्वास नलियाँ किन्हें कहते हैं, जो मुंह और नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह और नाक से हम सांस लेते हैं, तो वो फेफड़े तक पहुंचते हैं, फेफड़े तक जो सांस है वो पहुंचते हैं। तो इनके बीच का जो मार्ग है, यानी कि मुंह से फेफड़े तक का और नाक से फेफड़ों तक का जो मार्ग है उसे ही श्वास नली कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है, जो श्वास नली है उसमें सूजन आ जाती है। अब जब सूजन आ जाएगी तो जो हवा है या फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो हमारे फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती, और जो इस बीमारी से पीड़ित लोग होते हैं ब्रोंकाइटिस से, वो क्या हैं, भली प्रकार से हवा और ऑक्सीजन नहीं ग्रहण कर पाते और उन्हें सांस लेने में दिक्कत रहती है। टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, क्या नहीं है, एब्रेसिव, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट, सरफेक्टेंट। देखिए जो लुब्रिकेंट है वो टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, जबकि एब्रेसिव, फ्लोराइड और सरफेक्टेंट ये तीनों जो है टूथपेस्ट के घटक हैं। लुब्रिकेंट का मतलब होता है चिकनाई, चिकनाई, और ये क्या है कि जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट। ये टूथपेस्ट का घटक नहीं है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।